Now I am going to discuss about emergency. We have of the three type of the emergency: national emergency, presidential, or financial emergency. I pick one of them is a national emergency. Under the article 352 is talking about the national emergency. The first question in your the mind is which person is responsible to declare the national emergency? Answer is President of India. Question is that there is a discretion power of the President of India? No. Answer is no. Sir, who is a person? And you knows very well whatever the action has been taken by the President of India, there is a no discretion decision. They act according to the Prime Minister and his and her the Council of a Minister. In the condition of the national emergency, the same of the condition now required. But along with that, one of the twist is that whatever the recommendations, aid and advice has been given by the Prime Minister, his and her the Council of the Minister have in the written form, and that is a condition that condition is the outcome of the 44th Constitution Amendment in 1946. सवाल ये है कि when President of India declared the national emergency, there are the multiples of the questions, and there are the multiple questions, and I will try to pick one by one and try to give the answer. First question कि यदि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं तो क्या ये घोषणा पूरे भारत के लिए हो सकती है, किसी राज्य के लिए हो सकती है, या स्पेसिफिक रीजन के लिए हो सकती है? तो इसका जवाब है ये तीनों के लिए हो सकती है. अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सर अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो अगर नेशनल इमरजेंसी किसी स्टेट के ऊपर लगी है तो स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो डिज़ोल्व होगी, क्या वो कंटिन्यू करेगी? तो आंसर है वो डिज़ोल्व तो नहीं होगी, वो कंटिन्यू करेगी. ठीक है, तो इसी के चलते अब तीसरा सवाल यहाँ से ये उठता है कि क्या सर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिज़ोल्व नहीं है तो उनके पास पावर है लॉ बनाने के लिए? यस, उनके पास पावर है. यदि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मेकिंग अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, तो स्टेट हैज़ अ पावर टू मेक अ लॉ, बना सकती है, बना दिया. और हमें ये भी बात पता है कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी all the power come under in the hand of the parliament, and parliament has the ability to make a law on the state list. Okay, अगर सेम सर्कमस्टांसिस के अंदर दोनों ने सेम मैटर के ऊपर अगर लॉ बनाया है तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसमें सेम मैटर के ऊपर वो पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा. ओके सर, ये चीज़ हो गई. फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लीजिए कि 4.5 साल में ही किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के समय में ही अगर वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, या ऑन द पूरे एंटायर कंट्री के ऊपर अगर नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है, तो क्या उनके ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं? यस, एट अ टाइम हम एक साल के लिए ही इमरजेंसी को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, और 1 साल के लिए, यानी कहने का मतलब है कि द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है वो हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. ओके सर, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट व्हेन द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फंडामेंटल राइट्स? क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे फंडामेंटल राइट के, यानी कि मौलिक अधिकारों पे पर, यदि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं? तो आर्टिकल जो 19 है, अनुच्छेद जो 19 है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. लेकिन इसमें 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो
नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी नहीं डिसमेंटल किए जाते हैं, आर्टिकल 20 एंड द 30. One of the important topic in the geography is known as the cyclone. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है साइक्लोन, कैसे बनता है और क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है एक साइक्लोन को जनरेट करने के लिए. तो अगर साइक्लोन देखिए, अ साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल है जो एक रोटेटिंग सिस्टम का है. एक रोटेटिंग सिस्टम एक लार्ज स्केल है जिसके अंदर हवा बहती है, विंड है, स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, जो कि डेवलप होता है, एक जो डेवलप होता है ओवर द लार्ज वार्म वाटर बॉडी के ऊपर. ठीक है सर, अब हमें डेफिनेशन समझ में आई. यानी कि अब ये है कि जो अगर साइक्लोन डेवलप हो रहा है, देयर आर द मल्टीपल्स ऑफ द फैक्टर्स, there are the multiple of the favorable condition has been the required for the occurrence of the cyclone in a particular region. Okay. और आप देखेंगे कि भारत के अंदर 90% जो साइक्लोन है वो आपको बे ऑफ बंगाल में आ रहा है. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ए टाइम हम ये भी देख रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज साइक्लोन, हम ये भी देख रहे हैं कि अब अरेबियन सी के अंदर भी हो रहा है. तो लेट इट बी, हम उसको छोड़ के हम यहाँ पर भी देखते हैं जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में जनरेट हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन इज़ क्या, एक लार्ज वाटर बॉडी चाहिए. ओके सर. सेकंड कंडीशन इज़ दैट कि जो सरफेस वाटर है वो वाटर बॉडी की बियॉन्ड होनी चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उससे ज़्यादा अबव होनी चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से. थर्ड कंडीशन ये होनी चाहिए कि मॉइस्चर कॉन्टिन्यूस की सप्लाई होनी चाहिए, कंडेंसेशन टेक प्लेस करेगा, कोरोलिसिस फोर्स चाहिए. ठीक है ना. और इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट इसके संग हम समझने की कोशिश करते हैं, नोन एज अ, हमें पता है कि जो चीज़ जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा, और जब लो प्रेशर जनरेट होगा तो वहाँ से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब वो ऊपर की तरफ उठेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, एक वैक्यूम बन जाएगा. तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमारे क्या है, मॉइस्चर लेडेड विंड आएंगे. एंड दीज ऑफ द मॉइस्चर लेडेड विंड अपने संग क्या करेंगे, मॉइस्चर को होल्ड करने वाली है. और ये मॉइस्चर क्या है, दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ द क्या, साइक्लोन. ठीक है, ये हो गया. आप ये देखेंगे कि जब ये पाँचों के 5 या 6 जो कंडीशंस हैं जब ये पूरी मिलती हैं तो एक वेल डेवलप करता है साइक्लोन को, फेवरेबल साइक्लोन बनता है. और यू विल बी द ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे साइक्लोन मूव करता है टुवर्ड ऑफ द लैंड, एंड यू विल बी द ऑब्जर्व दैट द डिस्ट्रक्टिव स्पीड, द डिस्ट्रक्शन जो रेट है इसका उसका कम होता है, कम होते जाता है. सवाल है, क्वेश्चन है कैसे, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लोन को डेवलप करने के लिए कॉन्टिन्यूस मॉइस्चर सप्लाई चाहिए, और वो जब लैंड की तरफ मूव करेगा तो मॉइस्चर उसको मिलेगा नहीं, एंड दैट्स वाई ना जो साइक्लोन है वो आके यहाँ पे डिसमेंटल हो जाएगा, यहाँ पर अपनी टेंडेंसी को ख़त्म करके साइक्लोन डिसअपेयर हो जाएगा. ओके सर. अब अगर हम बात करें तो साइक्लोन को अगर हम देखें कि साइक्लोन की रोटेशन के बेसिस पे हम साइक्लोन को बता सकते हैं कि किस रीजन के अंदर अगर रोटेशन देखना चाहें तो साइक्लोन नदर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में किस तरफ रोटेट करता है. तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज वो वहाँ पे क्लॉकवाइज चलेगा. लेकिन जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ये चलेगा. नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके सर. अगर हम बात करें तो ये साइक्लोन भी क्या है, ये अगर हम साइक्लोन को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर द रीजन, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, तो इस रीजन में हमको क्लासीफाई कर सकते हैं कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ द साइक्लोन. वन इज़ द ट्रॉपिकल साइक्लोन और सेकेंड वन इज़ ए टेम्परेट साइक्लोन. यानी कि जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह रहे हैं, और जो साइक्लोन जो टेम्परेट रीजन में बन रहे हैं उसे हम टेम्परेट साइक्लोन करते हैं. ओके सर. एंड वी नो इज़ वेरी वेल कि वी ऑल्सो द क्लासीफाइड, हम इनको वी नो द साइक्लोन इन अ डिफरेंट रीजन विद द डिफरेंट ऑफ द नेम, विद द डिफरेंट नेम. एग्जाम्पल, इंडिया और
इंडिया और इंडिया के नेबरिंग रीजन के अंदर, जैसे साउथ चाइना सी के अंदर, हम इसको साइक्लोन कहते हैं। जैसे ये मूव करता है टुवर्ड ऑफ द पैसिफिक रीजन के अंदर, हम क्या देखेंगे कि यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए जाएगा पैसिफिक में, और जैसे पैसिफिक रीजन में जाएगा ये अमेरिका की तरफ जैसे ही जाता है तो अमेरिका के अंदर इसको हरिकेन्स कहते हैं। ओके सर, हरिकेन्स गया। अब जैसे ये पैसिफिक ओशन से अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाता है तो इसका हम वहाँ पे उसको यहाँ पे टाइफून्स कहते हैं, उसको हम टाइफून कहते हैं, ठीक है ना, टाइफून कहते हैं। और यहाँ जैसे ही ये साइक्लोन यहाँ पर हिट करता है व इन द रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, उसको हम विली विली कहते हैं। आई थॉट देयर इज़ द इनफ। थैंक यू।